हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और हमारी कहानी माय लवली ब्रदर जो कि एक चांगवन एफएफ है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि महाराज और वांग जी दोनों विंग और महाराज से मिलने के लिए जा रहे थे। वहीं जब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं युद्ध भूमि में, तो विंग उन पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता था यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है और वांग जी का यहाँ आना बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं महाराज को भी ये बात कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती, पर वांग जी उन्हें बताता है कि वो भी एक योद्धा है और वो भी लड़ सकता है, जिसके लिए विंग ना चाहते हुए भी मान जाता है। लेकिन वो वांग जी से कहता है कि वो ज़्यादा खतरा मोल ना ले, और अगर उसे ये लगे कि वो हार रहा है या फिर उस पर कोई ज़्यादा खतरा आ रहा है तो वो वापस कैंप में आ सकता है और पीछे हट सकता है, जिसके लिए वांग जी भी मान जाता है। वहीं युद्ध भूमि में अगले दिन नेक्स्ट डे वो सभी लड़ने के लिए जाते हैं। वहीं वांग जी को देखकर वेनशु और वेनचाओ वो दोनों ही अपने सलाइवा को गल्प करते हैं क्योंकि उन्हें वांग जी की ब्यूटी कुछ ज़्यादा ही पसंद थी। वहीं ये युद्ध जो चल रहा था और भी ज़्यादा भयानक हो चुका था। देखते ही देखते विराज्य के हज़ारों सैनिक मौत के बलि चढ़ जाते हैं। वहीं उस युद्ध भूमि में सिर्फ खून दिख रहा था। वहीं वैन राज्य के लोग ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे क्योंकि वैन रूहान अपने ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहा था। जब महाराज ये देखते हैं तो वो वेनशु और वेनचाओ और वैन रूहान से फाइट करने लगते हैं। वहीं विंग वैन रूहान से लड़ रहा था। विंग जो वैन रूहान को मार रहा था, तभी वैन रूहान अपने ब्लैक मैजिक से विंग के हार्ट पर अटैक करता है। विंग उस अटैक को कैसे न कैसे उससे बच तो जाता है, लेकिन छोटा सा कतरा विंग के हार्ट में चला जाता है, जिससे विंग को पेन होता है, पर विंग उसको इग्नोर करके अपनी फाइट पर कंटिन्यू रहता है। फिर वैन रूहान उसके दिमाग पर काबू करने की कोशिश करता है, जो कि वो नहीं कर पाता, और देखते ही देखते उनकी लड़ाई और भी ज़्यादा घमासान हो जाती। वहीं वांग जी भी फाइट कर रहा था। महाराज जो कि वैन चाओ से लड़ रहे थे, वैन चाओ अपनी तलवार महाराज के पेट में डाल देता है। वहीं महाराज जो कि लड़ाई से कुछ ज़्यादा ही थक गए थे और अब उनकी भी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो और फाइट कर सकें। महाराज की एक चीख गूंजती है, जिसे देखने के लिए विंग जब पलटता है तो वैन रूहान विंग के पेट में तलवार डालकर विंग को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। वहीं विंग को ऐसे जाता देखकर वांग जी जो कि विंग का नाम चिल्लाता है और भागने लगता है, लेकिन महारानी उसे पकड़ लेती है क्योंकि वो देख रही थी कि चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया है। वहीं महाराज का सेनापति जियांग फेंगमिया वो बड़ी मुश्किल से महाराज को उस लड़ाई से, उस फाइट से बाहर लेकर आता है। महाराज की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वहीं ये देखकर महारानी रो रही थी। वहीं वांग जी तो बेहोश ही हो गया था। उसे वापस महल लेकर जाया जाता है। सबको लग रहा था कि अब उनकी हार निश्चित है। सभी सैनिकों ने सबने हार मान ली थी, लेकिन जियांग फेंगमिया उन्हें हौसला देते हैं कि उन्हें फाइट करनी चाहिए और वो ऐसे हार नहीं मान सकते। इससे उनकी ज़िंदगी, उनका भविष्य सब कुछ जुड़ा हुआ है। उनका ही नहीं, उनके बच्चों का भी, उनके पूरे परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ है। जो सुनकर सभी सैनिक ना चाहते हुए भी इस लड़ाई में पार्ट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं महाराज जो कि अपनी बहुत बुरी कंडीशन में थे, उन्हें देखकर महारानी रो रही थी। तभी महाराज जियांग फेंगमिया से कहते हैं कि तुम्हें मेरा एक लेटर कहीं पहुंचाना है, जिसके लिए जियांग फेंगमिया बिल्कुल हाँ कर देते हैं क्योंकि वो महाराज का कोई भी आदेश नहीं ठुकराते थे। महाराज उसे एक लेटर देते हैं और उसे कहते हैं कि वो इस लेटर को गुरुकुल में भेजे। जो सुनकर जियांग फेंगमिया उन्हें मना करते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि महाराज यहाँ यांग यांग को बुलाना चाहते हैं। पर महाराज उसे कहते हैं कि मेरा आदेश है कि तुम राजकुमारी को यहाँ बुलाओ और उनसे कहो कि वो जल्द से जल्द आए। आज दिन ढलने से पहले राजकुमारी यहाँ आ जाए। जो सुनकर जियांग फेंगमिया को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि यांग यांग अभी सिर्फ 10 साल की थी और 10 साल की उम्र में भला वो यहाँ आकर क्या करेगी, बल्कि वहाँ गुरुकुल में वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। पर महाराज के आदेश पर जियांग फेंगमिया एक लेटर महाराज के सामने ही
यांग यांग को भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि एक जंगल में गिरा हुआ था, उसकी बॉडी पर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था। तभी वहाँ से एक पर्सन, जिसने अपने पिंक कलर के रॉब पहने हुए थे, वहीं वो बिल्कुल किसी लड़के की तरह मटक मटक कर चल रहा था। जब वो विंग को ऐसे देखता है, उसकी एक चीख निकल जाती है। वहीं उसके पीछे आ रहा उसका पार्टनर जब विंग को ऐसे देखता है तो उसकी भौहें इकट्ठी हो जाती है और वो कुछ सोचकर विंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं वो दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि वो विंग का क्या करे। वहीं दूसरी तरफ यांग यांग, जो कि गुरुकुल में अपने मेडिटेशन में बैठी हुई थी, उसके पास वो लेटर आता है, जिसे देखकर यांग यांग की भौहें इकट्ठी हो जाती है और वो गुरुमा से आदेश मांगती है कि वो वापस महल जाना चाहती है। जो सुनकर गुरुमा उसे हाँ कर देती है, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं, यांग यांग अपने साथ वेनिंग और उसके पार्टनर शुयांग को बुलाती है। शुयांग, जो कि यांग यांग से हार चुका था। हाँ, शुयांग ने यांग यांग पर अटैक किया था, लेकिन यांग यांग ने उसे बहुत इजीली हरा दिया था। इसीलिए शुयांग ने उससे वादा किया कि वो उसका रक्षक बनेगा, यानी कि वो उसकी सेवा करेगा, जिसके लिए यांग यांग भी मान गई थी। नहीं, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं महल के लिए। वहीं वैनिंग थोड़ा परेशान था, पर यांग यांग उसे समझाती है। थोड़ी ही देर में उन्हें महल पहुँचने में सिर्फ 6 घंटे लगते हैं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड से चल रहे थे। जब यांग यांग उस युद्ध भूमि में पहुँचती है तो अपने इतने सारे सैनिकों की लाश देखकर यांग यांग की आंखें भर आती हैं। वहीं यांग यांग देखती है कि वहाँ पर जियांग फेंगमिया युद्ध कर रहे थे, पर तभी एक सैनिक जियांग फेंगमिया पर अटैक करने ही वाला था, पर यांग यांग वेनिंग को आगे भेज देती है, जिससे वेनिंग उस सैनिक को दूर फेंक देता है। वहीं जियांग फेंगमिया इस आई मदद से चौंक जाते हैं और वो जब देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक छोटी सी पहाड़ी पर यांग यांग खड़ी दिखती है। यांग यांग को वहाँ देखकर जियांग फेंगमिया उसे ग्रीट करते हैं और उसे कहते हैं कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, बल्कि उसे महल जाना चाहिए था। जिस पर यांग यांग उन्हें चुप रहने का इशारा करती है और उन्हें आदेश देती है कि वो अपने सभी सैनिकों को वापस बुला ले। जो सुनकर जियांग फेंगमिया कुछ समझ नहीं पाते, पर वो सोचते हैं शायद यांग यांग महल के जितने भी सैनिक हैं उनकी जान बचाना चाहती है। पर यांग यांग कि जब वो बात नहीं सुनते तो यांग यांग उन्हें गुस्से से देखती है, जो देखकर एक पल के लिए जियांग फेंगमिया भी अंदर तक काँप उठते हैं। पर वहीं यांग यांग उन्हें फिर से अपनी कठोर आवाज़ में कहती है, उन्हें वापस बुलाइए। जो सुनकर जियांग फेंगमिया ना चाहते हुए भी यांग यांग की बात मान जाते हैं और वो सभी सैनिकों को वापस बुलाते हैं। वहीं यांग यांग उन सबको देख रही थी और फिर वो वेनिंग और शुयांग को ऑर्डर देती है कि वो जो भी वेनशु, वेनचाओ और वैन परिवार के जो भी लोग हैं उन्हें ज़िंदा उसके लिए पकड़ कर लेकर आएँ। जो सुनकर वो लोग आगे चले जाते हैं। वहीं वो सैनिक अब उनकी तरफ आ रहे थे, क्योंकि वो मर चुके थे और वो एक मुर्दे की तरह, यानी कि एक ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रहे थे। उनका काम सिर्फ मारना था। वहीं ये देखकर जियांग फेंगमिया यांग यांग के आगे आते हैं, पर यांग यांग उन्हें हटने के लिए कहती है। वहीं यांग यांग उन सबको देख रही थी। तभी यांग यांग की आंखों का रंग अपने आप बदल जाता है। उसकी आंखें ब्लैक से ब्लू हो जाती हैं। वहीं यांग यांग की आंखें जैसे ही ब्लू होती हैं, वो अपना एक पैर आगे रखती है और तभी उसके पीछे से वही ब्लैक एनर्जी बाहर निकल आती है। वो किसी स्नेक का रूप लेकर आसमान में दहाड़ मारती है, बल्कि ये एक ड्रैगन की दहाड़ थी, जिसे सुनकर जियांग फेंगमिया, जो कि यांग यांग के पीछे थे, वो यांग यांग से 10 कदम दूर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब यांग यांग से डर लग रहा था। वहीं जो भी सिपाही सैनिक थे वो सभी यांग यांग के पीछे खड़े थे। यांग यांग का ये रूप देखकर उन सब की जैसे रूह उनके शरीर को छोड़कर बाहर आ रही थी। यांग यांग अपनी दहाड़ मारकर उन सभी सैनिकों को अपनी ब्लू आइज से देखती है। फिर यांग यांग जैसे ही अपना एक हाथ ऊपर उठाती है, सभी तलवारें जो कि ज़मीन पर पड़ी हुई थी सैनिकों की, अपने आप कांपने लगती हैं और हवा में उड़ जाती हैं। यांग यांग का ये रौद्र रूप देखकर जियांग फेंगमिया को अब समझ में आता है कि क्यों महाराज ने कहा था कि यांग यांग को बुलाओ। यांग यांग उन तलवारों से
उन सैनिकों के ऊपर अटैक करती है। वहीं वो तलवारें जो सामान्य दिख रही थी, पर उन पर एक ब्लू कलर की एनर्जी दिख रही थी, जिसमें कुछ ब्लैक कलर के थ्रेड थे। वहीं वो एनर्जी यांग यांग जैसे ही उन तलवारों को उठाती है, उनमें एक ब्लू एनर्जी आने लगती है, जिसमें कुछ ब्लैक कलर के थ्रेड थे। यांग यांग उनसे एक साथ बोलती है अटैक। यांग यांग के इतना बोलते ही वो एनर्जी, वो तलवारें सीधे उन लोगों के हार्ट पर अटैक कर देती हैं। और देखते ही देखते यांग यांग के सिर्फ एक अटैक से वहाँ जितने भी सैनिक थे वो सभी राख में बदल जाते हैं और हवा में ही गायब होने लगते हैं। ऐसा दृश्य देखकर जियांग फेंगमिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार अपनी आंखें मल रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। वहीं उनकी आंखें जब यांग यांग पर जाती हैं तो वो और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि यांग यांग के अंदर से इस वक्त बहुत स्ट्रांग एनर्जी निकल रही थी। वहीं यांग यांग अपनी ब्रो आई से सब कुछ देख रही थी। फिर यांग यांग जियांग फेंगमिया से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछती है, गगा कहाँ है और पिताजी कहाँ हैं? जो सुनकर जियांग फेंगमिया का गला जो सूख चुका था उसे थोड़ा सा गीला कर कर यांग यांग को कहते हैं, राजकुमार का पता नहीं, वो शायद पहाड़ी से नीचे गिर गए। वेन रोहा ने उन्हें मार दिया। जो सुनकर यांग यांग अपने कोल्ड वॉइस में कहती है, वेन रोहान। फिर वो जियांग फेंगमिया को बिना देखे ही पूछती है, फादर कहाँ है? जो सुनकर जियांग फेंगमिया फिर से अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहते हैं, उसे उसे वेंचाओ ने मार दिया। जो सुनकर यांग यांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, ओह ऐसा है क्या? और ये कहते ही वो वेंशु और वेन रोहान और वेन चाओ की तरफ देखते हैं, जिसे वो लोग पकड़ कर ला रहे थे। वहीं उनकी कंडीशन जैसे उसने सोची थी उनसे बिल्कुल अलग थी। यांग यांग की उन दोनों स्ट्रॉन्ग लोगों को देखकर जो जियांग फेंगमिया थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। वहीं यांग यांग ये सब देख रही थी। यांग यांग की आंखों में एक भी भावनाएं नहीं थी। वो बिल्कुल किसी इमोशनलेस स्टैचू की तरह वहाँ खड़ी थी। यांग यांग अपने कदम को जैसे ही आगे बढ़ाती, वो सभी सैनिक जो कि ज़मीन पर पड़े हुए थे, जो कि शायद बच गए थे, वो भी डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। पर यांग यांग उन्हें ऐसे देखकर बिना कुछ कहे फिर से अटैक बोलती है। वहीं वहाँ पर जो तलवारें और बची हुई थी वो उनकी तरफ आती हैं और यांग यांग ने सिर्फ अपने 2 वारों में पूरे युद्ध को ही ख़त्म कर दिया था, जिस बात पर जियांग फेंगमिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं यांग यांग उधर से मुड़कर जाते हुए कहती है, जो वेनिंग थे उससे कहती है कि इन लोगों को पकड़ कर रखो, मैं इनसे बाद में बात करूँगी। जो सुनकर वेनिंग बस अपने सर को हिलाता है। फिर वो शुयांग को देखकर कहती है, गगा का पता लगाओ। जो सुनकर शुयांग भी डर के मारे हाँ में गर्दन हिलाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि इस वक्त यांग यांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और अगर उसे इतना ही गुस्सा आया तो पक्का वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देगी जो शायद कभी ठीक ना हो सके। वहीं यांग यांग उधर से जाने लगती है। यांग यांग के पैर काँप रहे थे, क्योंकि उसने अपनी बहुत ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की थी। पर यांग यांग बिना कुछ कहे सीधे महल की तरफ चली जाती है। महल तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ 1 घंटे का ही था। यांग यांग की स्पीड को देखकर जियांग फेंगमिया और वो सब 45 मिनट्स में ही महल पहुंच जाते हैं। यांग यांग सीधा पूछती है, माँ और पिताजी कहाँ हैं? जो सुनकर जियांग फेंगमिया उसे इशारा करते कि वो सब डिस्पेंसरी में है। जो सुनकर यांग यांग उधर की तरफ जाती है, जो कि औषधि कक्ष था। यांग यांग वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर महाराज लेटे हुए थे। हालांकि उनकी जान बच गई थी और उनकी जो चोटें थी वो भी हील हो रही थी। वहीं महारानी की रो रो कर बुरी हालत हो रही थी। वहीं यांग यांग की आंखें अभी भी ब्लू कलर की ही थी, पर वो जब अपनी माँ को ऐसे रोते हुए देखती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, जिससे उसकी आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। वहीं यांग यांग खुद पर काबू करती है और जैसे ही वो अंदर जाती है, महारानी उसे देखती है। उनकी आंखों के आंसू और भी ज़्यादा बहने लगते हैं और वो उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है, यांग यांग देखो उन्होंने तुम्हारे पिता के साथ क्या किया है। जो सुनकर यांग यांग कहती है, माँ आप चिंता मत कीजिए, पिताजी ठीक हो जाएंगे।
तो चलिए हम इस कहानी को आज यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। और प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।